टेम्परेचर T2 ज्यादा है T1 से। डिपेंड्स ऑन वर्क ऑन द फाइनल वॉल्यूम। रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क का फॉर्मूला लिख लेंगे। वर्क इज इक्वल टू होता है nRT log V2 बाई V1। V इनिशियल एंड फाइनल। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं nRT log V इनिशियल बाई V फाइनल प्लस करके, या फिर nRT log V इनिशियल माइनस nRT log V फाइनल। इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू C प्लस mx ड्रॉ करो। तो स्लोप, इसके ग्राफ बनाए हुए हैं इसने W और log V का। तो W और log V का कर्व आ जाएगा। ये log V है, ये W इनका कर्व आ जाएगा। ये हो जाएगा इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा स्लोप। तो स्लोप आप देखो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर दोनों अलग अलग है तो स्लोप भी अलग अलग होंगे। T2 इज ग्रेटर देन T1। तो T2 का जो स्लोप है वो डिफरेंट होगा T1 से। आंसर क्या दिया बेटा इसका? सर सी गिवन है पीछे। सर सी गिवन है। इसने मैग्नीट्यूड ले लिया अकेला। एक तो माइनस साइन नहीं है, अकेला मैग्नीट्यूड है। इसे ये mx प्लस सी कह रहा है। वैसे तो उसने खुद ही लिखा हुआ है कि पीछे कि कोई आंसर बन नहीं रहा। ठीक है, कोई भी आंसर इनमें से सही नहीं है। फिर भी सर अगर सिर्फ देखें, सी वाले ग्राफ में नेगेटिव इंटरसेप्ट बनेगा, सिर्फ बाकी सब में पॉजिटिव बन रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर फिर भी हम देखें सी वाले में वो जीरो कह रहा है ना, कि जीरो पे टच हो रहा है। अगर तो जीरो पे टच हो रहा है फिर तो गलत हो गया। नेगेटिव इंटरसेप्ट किस में बन रहा है? ये वाला नेगेटिव होना चाहिए इंटरसेप्ट। वैसे तो नेगेटिव कहीं भी नहीं बन रहा क्योंकि जीरो पे टच हो रहा है। तो फिर भी मोस्ट अप्रोप्रिएट यही बनेगा, क्योंकि अगर T2 का देखें तो ऐसे नीचे जा रहा है, थोड़ा सा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट किसका बन रहा है? सिर्फ सी ग्राफ में बन रहा है, इसलिए सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है। वैसे जीरो नहीं आ सकता ना, जीरो भी आ रहा है ना T1 का। सर T1 का नेगेटिव आ रहा है, T2 का जीरो आ रहा है। सी में चलो आप देख लो, मेरे तो जीरो टच होती दिखाई दे रही है C1 T1 पे। तो आप इसे ऐसे मान लो कि थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर होगा क्वेश्चन में, है ना। नेगेटिव आना चाहिए, और नेगेटिव बाकियों में तो पॉजिटिव आ रहा है सभी में।
तो इस वजह से सी ले रहे हैं बेटा। पहले तो देखो उसने ये ऐसे मॉडुलस लगाया हुआ है, इसका मतलब होता है साइन लेना नहीं नेगेटिव। फिर इसे मैंने अरेंज किया, अरेंज करके ये लग रहा है कि अगर मैं इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो एम एक्स प्लस सी आर है। स्लोप एम किसका ज़्यादा है, जिसका टी ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये देखनी है कि स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। अगर T2 ज़्यादा है तो स्लोप भी ज़्यादा होगा। तो एक तो ये चीज़ देखनी है कि T2 का स्लोप ज़्यादा हो T1 से, वो सभी में है, वो सभी में आ रहा है। दूसरी बात ये देखनी है कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव ना हो। तो ए में, बी में और डी में थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है कर्व, ऐसे आ रहे हैं यहाँ से। अगर यहाँ से कर्व आ रहे हैं इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। तो फिर इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ के एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉसिबल है, वो कौन सा है, सी। तो ऐसे बेस्ट चॉइस हमने ले ली सी, ठीक है। वो भी सभी बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ है कि बेस्ट चॉइस है सी, अदरवाइज ये ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था। दिस इज नेगेटिव इंटरसेप्ट। यही होगा ना नेगेटिव तो। यस सर। चेक कर लो बेटा, ये वाला ग्राफ सही है इसका। 7 कर रहा हूँ। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब हो गया गैस के लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। उस हिसाब से देखो कि कौन सा ग्राफ इनमें से सही है, कौन सा ग्राफ गलत है। तो बॉयल्स लॉ की तरह करो बेटा, इसे बॉयल्स लॉ हो गया ये। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। Vm मींस मोलर वॉल्यूम, या फिर PV इज इक्वल टू K हो गया, या फिर P। अच्छा, इसके ग्राफ कैसे कैसे होते थे। ए ग्राफ इनवर्स का हम कैसे लेते थे, कुछ इस तरह का। बी ग्राफ कैसे लेते हैं, अगर ये 1 बाई कर देते हैं तो हमें पता था ये हाइपरबोला स्ट्रेट लाइन हो जाती है। या फिर सी ऐसे लेते हैं, अगर पीवी का ग्राफ ले लें तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कर्व ऐसे आ जाता है। आंसर देखना इसका क्या दिया हुआ है। सी है। सेजल, सेजल इसका क्या होना चाहिए बेटा। सर बी एंड डी होना चाहिए। सी गलत है ना फिर। यस सर, देखो सी ये तो तीन, सही। हाँ सी तो मतलब इसने आंसर गलत दिया हुआ, मैं ये कह रहा हूँ सी तो सही है। ये 3 कर्व हमने ड्रॉ किए थे, याद है बॉयल्स लॉ के। इन तीनों में से यहाँ जो दिए हुए हैं हमें, एक तो ये दे रखा है, ये ए कॉम्बिनेशन दे रखा है ना, ये दे रखा है सी, बाकी तो गलत है बी और डी। तो इसका आंसर चेंज कर लो, बी एंड डी आर इनकरेक्ट। लिख लो बॉयल्स लॉ है ये, बॉयल्स लॉ के कर्व ड्रॉ कर लेने हैं। ये तो याद है ना कि अगर इनवर्स रिलेशन आता था तो हाइपरबोला आता है, और अगर हम उसे उल्टा कर देते 1 अपॉन, तो वो हाइपरबोला का क्या बन जाता था, स्ट्रेट बन जाता था। ये गलत है, ए एंड सी सही है, ये रॉन्ग है, ये इसने स्ट्रेट दे रखा है, ठीक है। तो बी एंड डी इनकोरेक्ट है।
आगे देखो 15 तक कोई। 12। 12 अपने कोई कार्नोट इंजन पड़ा हुआ उसमें, हाँ फिजिक्स में। अच्छा, ये तो सिंपल ही है। ये हमने कोई पढ़ा तो है नहीं बेटा 12 का जूल्स इक्विवेलेंट लॉ। ये तो ये कह रहा है कि जितनी हीट लेगा सारे का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, जितनी हीट वो ले रहा है उतना वर्क कर देता है। इसका भी आंसर गलत दे रखा है क्या इसने? अगर तो जॉल्स इक्विवेलेंट लॉ दिया हुआ है फिर तो ये छोड़ दो, क्योंकि ये हमने पढ़ा नहीं हुआ यस हमारे सर, वही सिलेबस। दिया हुआ है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स दो ही हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो इसे एक बार स्किप कर रहे हैं हम। ओके सर। 15 देख रहे हैं। 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी इक्वल टू 1800 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। पहली बात तो हमें जो एनर्जी 1800 दी हुई है, 100 ग्राम ग्लूकोज खाया, इससे कितनी एनर्जी आ गई? 1800 किलो जूल। इसमें दो हिस्से हो गए, 50% जो है वो तो इसने यूज कर ली एक्टिविटी में, 50% कहाँ जा रही है फिर? एक्स्ट्रा आ गई। वो चाहता है ये एक्स्ट्रा जो एनर्जी है ये एब्जॉर्ब ना हो। 50% कितना हो गया फिर? 900 किलो जूल्स। इसे वो कंज्यूम करना चाहता है, तो कितना वाटर प्रेस्पायर करेगा? इंथैल्पी ऑफ एब्रेशन दी हुई है 45 किलो जूल्स पर मोल। तो अगर 1 मोल वाटर इवेपोरेट होता है, ये करता है मतलब स्वेटिंग होती है इसे, तो 1 मोल वाटर स्वेप अगर ये स्वेटिंग करता है इसकी बॉडी, तो उसमें इसकी कितनी एनर्जी चली आती है? 45 किलो जूल चली आती है। तो 900 किलो जूल के लिए बता सकते हो कितनी वाटर इसे प्रेस्पायर करना पड़ेगा? तो हम करेंगे 45 किलो जूल कंज्यूम करने के लिए 18 ग्राम वाटर चाहिए। 900 के लिए कितना चाहिए? 18/45 × 900। देखना बेटा ऐसे कोई आंसर मैच हो रहा है तो। 360 यार। हाँ जी, हाँ जी, मैं कर रहा जी, मेरी क्लास चल रही है, बस 6 बजे फ्री हो जाऊंगा मैं। 6 बजे घर आ जाओ। हाँ जी, 6 ने, हाँ जी ठीक है। ठीक है बेटा, आगे फिर से पढ़ लो इसे। ये कह रहा है 1800 एनर्जी ली है, उसमें से 50% यूज कर ली। 50% वो चाहता है बॉडी में
बॉडी में स्टोरेज ना हो, तो वो इसे कंज्यूम यूज करना चाहता है, उसके लिए कितना वाटर इवेपोरेट करना पड़ेगा, मीन स्वेटिंग करना चाहता है, ताकि जो पानी बॉडी से इवेपोरेट होकर निकल जाए। इसकी इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन 45 है। इट मींस अगर 45 एनर्जी यूज करनी होती फिर तो 18 ग्राम पानी करता। 900 किलो जूल्स यूज करनी है तो कितना करेगा? आगे देख लो। 20 तक चेक करो बेटा कोई। 10 तो बेटा याद ही करना है, रिवर्सिबल में हमने किया हुआ, ज्यादा होता है टेम्परेचर चेंज। रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा होता है उस बेस पे। 20 तक देखो कोई। सर 10th का आंसर सी है, टेम्परेचर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का सेम है। क्या डाउट है सेजल आपका इसमें बेटा? नहीं सर, आप कह रहे थे ना रिवर्सिबल में ज्यादा होगा, सर सी नहीं, वो है तो सर किसी ने दोनों। डाउट पूछा ना। नहीं, वो तो मैं क्लास में मैंने कहा हमने पढ़ा हुआ है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में वर्क डन पढ़ा हुआ है, रिवर्सिबल ज्यादा होता है। पढ़ा कहीं ऐसे हमने वर्क डन ज्यादा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में? यस सर। 16 कर रहा हूँ। प्रेशर और वॉल्यूम पता है, वर्क डन कितना होगा? एक होता है बेटा एरिया अंडर द कर्व। एरिया निकल जाएगा इसका किसी तरह। वर्क होता है एरिया अंडर कर्व। कर्व है, फिर ऐसे करो, टोटल वर्क निकाल लो। 1 to 2 प्लस 2 to 3 प्लस 3 to 1। 1 to 2 प्रेशर क्या है? कांस्टेंट 1 एटमॉस्फेयर, आइसोबारिक है। प्रेशर कांस्टेंट है 1 to 2, और यहाँ वॉल्यूम देखो कितना है, यहाँ है 20, यहाँ है 40, तो फॉर्मूला लग गया P डेल्टा V माइनस P डेल्टा V। P कितना है? 1। चेंज कितना है गया? 20 से 40 हो गया, 40 माइनस 20, -20 आ गया एटमॉस्फेयर लीटर। फिर निकालो 2 to 3, फिर निकालो 3 to 1, 2 to 3, 2 to 3 प्रेशर 1 से 2 हो रहा है, 0.5 हो रहा है सॉरी, लेकिन वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, तो वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डेल्टा V 0, डेल्टा V 0 आ गया तो वर्क कितना हो गया? 0। फिर कर रहे हैं 1 to 3, 1 से 3। अगर ये वाली कर्व आती है तो बॉयल्स में अभी किया हमने, ये वाली कर्व कब आती है पीवी कर्व में? आइसोथर्मल के लिए बॉयल्स लॉ।
तो आइसोथर्मल ले लेंगे इसे। आइसोथर्मल रिवर्सिबल में वर्क डन देखो कैसे निकालोगे। ये है 20, ये है 40। वर्क इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 by V1। nRT हमें पता नहीं, तो nRT की जगह हम या तो P1 V1 ले सकते हैं या P2 V2 ले सकते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन करते थे हम कि इसमें कई बार n नहीं दिया रहता, तो फिर इसकी जगह लिख लो P1 V1 log V2 by V1 -2.3। P1 कितना है यहाँ पे 1 है, V1 कितना 20 है, log 40/20। इसे सॉल्व कर लो। -2.3 इंटू 20 log 2 कितना 0.3। अब तीनों को ऐड कर दो। एक -20 है, एक 0 है और एक ये वाला। इसे 2.3 इंटू 3 करना कितना हो जाएगा 0.3। कैलकुलेटर से कर लो बेटा। W1 + W2 + W3। W1 हमारा है -20, फिर 0। ये वाला तुम देख लो कितना का रहा है। सर 13 13 पॉइंट माइनस का आ रहा है या प्लस का आ रहा है? प्लस। सर एक वर्क को हम पॉजिटिव ले लेंगे, दूसरे को नेगेटिव। अच्छा 3:1 है, कंप्रेशन है ये। यहाँ फिर उल्टा भर दिया मैंने ना, 20/40 भरना है। सर वर्क क्या है पॉजिटिव 3:1 है। ऐसे ऐसा ही ऐसे है, तो फिर 20/40 भरो। 20/40 उल्टा पॉजिटिव कर दो तो ये पॉजिटिव आ जाएगा 13 पॉइंट। इसे सॉल्व कर लो, फिर आंसर कितना है। बार एटमॉस्फेयर आ जाएगा, एटमॉस्फेयर लीटर आ जाएगा। उसके जूल्स बना लो 101 से मल्टीप्लाई करके, अप्रोक्सीमेट 100 से करके बना लो, क्योंकि ये बार दिया हुआ है। ये प्रेशर किस में दे रखे हैं इधर बार में। 1 एटमॉस्फेयर लीटर होता है 101.3, 1 बार लीटर 100। इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। चेक कर लो। नेक्स्ट देखो। ट्वेंटी तक कोई 23 तक चेक करो कोई। 22। कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन P डेल्टा भी होगा। आइसोथर्मल है, डेल्टा U 0 हो जाएगा। हीट ट्रांसफर सेम ही होनी चाहिए जितना वर्क डन है। वर्क डन निकालना है बेटा आपको, और वर्क डन इज इक्वल टू हीट चेंज हो जाएगा। आइसोथर्मल है, इट मीन डेल्टा U 0 है, तो Q इज इक्वल टू -W हो जाएगा। वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क इज -P V2 -V1। P कितना है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, P दिया हुआ है
4.3 मेगा पास्कल। इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 2.1 मेगा पास्कल। बाद में प्रेशर दिया हुआ है 1.3 मेगा पास्कल। तो वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे? 5 मोल्स हैं। पीवी एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इससे वॉल्यूम निकाल लो पहले, कितना आएगा? P1 या फिर V इज इक्वल टू एनआरटी बाई पी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लें, ये कॉमन ले लेंगे। वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एनआरटी बाई P2 माइनस एनआरटी बाई P1। चाहे तो बेटा यहाँ से अलग से निकाल लो वॉल्यूम, चाहे जैसे उसने सॉल्व किया मैंने वैसे ही कर दिया। इसने v इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी टू एक ले ली इक्वेशन, एन आर टी बाई पी वन अलग से ले लिया, ये v2 आ गया, ये v1 आ गया। इसमें अब वैल्यूज भर देते हैं। प्रेशर की वैल्यू हमें दी हुई है, कितने मेगा पास्कल है? 4.3। तो प्रेशर दिया हुआ है हमें 4.3 मेगा पास्कल। P2 दिया हुआ है 1.3, P1 दिया हुआ है 2.1, नंबर ऑफ मोल दिए हुए 5। अगर हम मीटर क्यूब ले लेते हैं, पास्कल अगर ले लें, इसके पास्कल कितने बन जाएंगे? इंटू 10 पर मेगा है, एम स्टैंड फॉर मेगा। पास्कल कितने बन जाएंगे? इंटू 10 पर 6 सभी के। और वॉल्यूम जो आएगा बेटा एन आर टी, अगर मैं आर 8.31 ले लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर और ये पास्कल लेते हैं, तो वॉल्यूम आ जाएगा मीटर क्यूब में। फिर हमारा सीधा जूल्स आ जाएगा। यूनिट कन्वर्जन है थोड़ा सा, यहाँ भरेंगे 4.3 इंटू मेगा पास्कल है 10 पर 6। सिर्फ प्रेशर की यूनिट्स तो कट ही जाएंगे ऊपर। हाँ वो कट ही जाएंगे तभी। एन की जगह 5 इंटू, इनको वही नहीं समझ आया ना। टेम्परेचर कितना है? पहले कितना दिया हुआ है? टी 293 डिवाइड, यहाँ कितना है? 1.3 मेगा पास्कल है, माइनस 5 इंटू 8.3 इंटू 293 डिवाइड 2.3 इंटू 10 पर 6। ये 10 पर 6 कट जाएंगे बेटा। अब इसे आप सॉल्व कर लो। ये जो वॉल्यूम आएगा सीधा मीटर क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि आपने 8.314 ले लिया। अगर मीटर क्यूब में आ जाएगा, ये प्रेशर पास्कल में है, ये मीटर क्यूब में, तो हमारा आंसर सीधा जूल्स में आ जाएगा, जो भी आएगा। -4.3 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 293 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 1/। चेक करो, समझ आ रहा है? इसे सॉल्व कर लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करके आंसर ये दे रहा है 15347.70। इसे नियरेस्ट इंटीजर कर लिया इसने किलो जूल्स बना के, यहाँ पे 15.347 किलो जूल्स, या फिर अप्रोक्सीमेट आंसर दे दिया 15 किलो जूल्स। 0.5 से कम है तो 15 रख लिया, 0.5 से ज़्यादा है तो 16 कर दिया। ऐसे किया हुआ है नियरेस्ट इंटीजर। चेक कर लो, एक तो मेगा पास्कल है, तो हमने फिर एक ये करना है कि पीवीएनआरटी में यहाँ पे यार 0.08 नहीं भरना,
क्योंकि हम भी वॉल्यूम मीटर क्यूब में भर लेंगे, ऐसे यूनिट ले लेंगे, और ऐसे यूनिट आर के होते हैं 8.314, ये जूल्स में होते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल, तो मैंने जूल्स वाली वैल्यू रखनी है यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा। ये वर्क आ गया। अब Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू था तो प्लस का हो जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, हो जाएगा ये। बस एक यूनिट कन्वर्जन की वजह से मुश्किल लग रहा है, नहीं तो सीधा सोचो, सीधा क्या है, आइसोथर्मल है, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अगर ये सीधा क्वेश्चन होता, मैं आपको कहता भी 1 एटमॉस्फेयर पे वॉल्यूम 100 ml से 200 ml हो गया, तो आप 2 मिनट में निकाल देते, है ना। बस थोड़ा सा मेगा पास्कल की वजह से आपको लग रहा है क्या है क्या नहीं। आगे देख लो, टॉपिक 2 स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक 2 में चेक करो, 29 तक कोई भी डाउट है। टॉपिक 3 में चेक करो, 34 तक कोई डाउट है। 31 पहला है S is not a function of temperature but delta S is function of temperature। टेम्परेचर पे तो एंट्रोपी डिपेंड करती है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है। NCP log T2 T1 वाला हमने फॉर्मूला भी किया हुआ है, तो चेक करो, मेरे ख्याल में तो दोनों ही फंक्शन होंगे। अगर S चेंज होता है तो डेल्टा तो नई चीज होती नहीं, डेल्टा तो सेम ही होता है ना। वो फॉर्मूला याद है, NCP log T2 by T1, दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है वो, एंट्रोपी। थर्ड में किसमें डाउट है बेटा, कौन से में? बी ऑप्शन। फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट -10 तो स्पॉन्टेनियस होगा। सर इन्होंने एंट्रोपी डिक्रीज लिखा हुआ है, ए ऑप्शन है, ABCD। हाँ, जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा बेटा, सॉलिडिफाई और ज्यादा होता जाएगा, एंट्रोपी डिक्रीज होती जाएगी। 0 केल्विन पे 0 हो जाती है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो टेम्परेचर कम करते जाओ, डिक्रीज होती जाएगी, 0 केल्विन पे 0 मान लेते हैं। ओके। और कोई देखो 40 तक। 37 आई थिंक डी की थोड़ी सी ज्यादा होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फैक्ट ही है। आंसर चेक करो क्या दिया हुआ है। D2 की बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, H2 का थोड़ा सा वीक होता है। HH का बॉन्ड इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, DD का इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, TT का। लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, ऐसा नहीं कि हाफ हो जाएगा। तो फिर इनमें से कौन सा आंसर बन सकता है? A नहीं बन सकता, D नहीं बन सकता, डबल का तो फर्क है नहीं भी। B इसलिए कह रहे हैं अभी थोड़ा सा तो फर्क है ही है, तो फिर C ले लेते हैं कि चलो 7.5 किलो जूल का फर्क हो, ऐसा हो भी एक का 410 है, एक का 403 हो, इतना फर्क हो सकता है। ठीक है, ये फैक्ट है। इससे ज्यादा डी से ज्यादा टी, जैसे एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है बेटा, पॉजिटिव आई हमने किया एच से ज्यादा डी से ज्यादा टी, तो वैसे ही फैक्ट याद रखना है। आगे देख लो, फोर्टी सिक्स तक। 50 तक।
44 कर रहा हूँ। डेल्टा एस नेगेटिव किस में है, किस प्रोसेस में डाउट लग रहा है? डायमंड से ग्रेफाइट बढ़ेगी क्योंकि डायमंड में तो सारे डायमंड में बढ़ेगी क्योंकि डायमंड में चारों के चारों कार्बन जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। नाइट्रोजन 1 से 5 एटमॉस्फेयर, प्रेशर बढ़ाने से एंट्रोपी नेगेटिव होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। डी में बॉन्ड टूट रहा है, एच एटम बन रहे हैं, जितने ज्यादा एटम होंगे डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो गया, वो भी बढ़ रही है। तो बी आंसर आना चाहिए। डायमंड से ग्रेफाइट पॉजिटिव है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो रैंडम घूम सकते हैं। सेकंड में फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी लॉग पी टू बाई पी वन। तो अगर पी टू कम है, पी वन बाई पी टू होता है या पी टू बाई पी वन होता है? That P1 by P2. पी वन बाई पी टू होता है। तो अगर पी टू ज्यादा है, अगर पी टू ज्यादा है तो चेक करो, ये फिर सही आ गया। वैसे भी ऐसे सोचो, कंप्रेस कर दिया, प्रेशर ज्यादा का मतलब कंप्रेस कर दिया। वॉल्यूम ज्यादा होता है तो बढ़ती है, वॉल्यूम कम होता है तो कम होती है। टेम्परेचर हीट करने से तो बढ़ती है। डी में एटम बन रहे हैं, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। हम नहीं चेक कर लो बेटा, कोई और डाउट है इसमें? नो सर, आ गया सर। 50 तक बताओ। 41 एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन गिवन है। कोई किरचॉफ इक्वेशन नहीं पढ़ा था हमने, एक वो लग जाएगा शायद इसमें। याद है किरचॉफ इक्वेशन, टेम्परेचर का इफेक्ट एंथैल्पी पे? नरेंद्र, सर नहीं याद आ रहा। किरचॉफ इक्वेशन बता दे क्या? किरचॉफ इक्वेशन याद करो, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन इज डिवाइड टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू डेल्टा सी पी डेल्टा यू टू माइनस डेल्टा यू वन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू डेल्टा सी पी। डेल्टा सी पी होता है प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। तो टेम्परेचर का इंथैल्पी पे इफेक्ट, जहाँ फैक्टर पड़े थे इंथैल्पी वाले वहां चेक करना कॉपी में। बस इसमें फिर वैल्यूज भर देना, सीधी कर लेगा आगे। यस सर। तो इसकी सीपी गिवन है, सॉलिड की है 0.055, इसकी है 0.031। डेल्टा निकाल ले बेटा, डेल्टा निकाल के यहाँ वैल्यूज भर दे, ओके सर। आंसर आ जाएगा। आगे देखो, सिक्सटी तक। फिफ्टी सिक्स, 53। ये सारा हैस्लो है, इसे सारों को जोड़ना है। उसने ऊपर लिख ही रखा है सारा कुछ, हाफ डिसोसिएशन। तो हाफ डिसोसिएशन दी हुई है 240, 240 का आधा ले लो 120 प्लस इलेक्ट्रॉन फिनिटी ये भी दे रखी है -349। फिर हाइड्रेशन ये भी दे रखी है -381। ऐड करो 349 381 ऐड करके 120 प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। चेक करो हो रहा है या नहीं। 350 और 380, 350 350 700, 730, 730 में से 120, 610 रह गया माइनस का। चेक करना आंसर क्या आ रहा है।
बी आ गया, सीधा ही था बेटा उमेश, हेस्लो है। ओके सर। हाँ बस यहाँ से यहाँ तक सारी ऐड करनी है, वैल्यूज दे ही रखी हैं सारी, सिर्फ यस। डिसोसिएशन 240 का हाफ होगा, ओके सर। 56। हाँ 56 में आप ऐसे मान के चलो कि ये जो क्लोरीन के लिए लिखे है ना, ये इनकी बॉन्ड एनर्जी एक तरह की, क्लोरीन का बॉन्ड टूटा, 2 Cl बने तो 242 लग गई, आयोडीन के लिए 151 लगी, ICl के लिए 211 लगी। एक आयोडीन का सब्लिमेशन अलग से दिया हुआ है, फॉर्मेशन लिखनी है ICl की, तो ICl की फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे? आयोडीन सॉलिड होगा, क्लोरीन गैस होगा, ICl गैस बनेगा, लेकिन फॉर्मेशन का मतलब इधर 1 रखना चाहिए। तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स में हाफ आयोडीन का देखो कितना है, 151 का हाफ, लेकिन सब्लिमेशन यहीं पे हम ऐड कर देते थे अलग से। सब्लिमेशन कितनी है, हाफ ऐड करो, 62.76। फिर आयोडीन का हाफ, कितनी बॉन्ड एनर्जी है, 242.3। ICl का 211.3। ये ऐड कर दो रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट, कर लोगे सॉल्व इसे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दो चीजें आपको अलग से लिखवाई थी, एक तो अगर कोई लिक्विड आ जाता है तो वहां लिक्विड से वेपोरेशन बनाने के लिए एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन अलग से ऐड करनी पड़ती है, अगर कोई सॉलिड आ जाता है तो सॉलिड से वेपर बनाने के लिए सब्लिमेशन अलग से ऐड करनी पड़ती है। और रेयर कभी कभी रेजोनेंस स्टेबलाइज आ जाता था, तो कौन सी एनर्जी ऐड करनी पड़ती थी उस मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी में? अभी रेजोनेंस। हमने रेजोनेंस एनर्जी, तो बाकी सारों में सेम होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट, लेकिन कई बार वाटर लिक्विड आ जाता था तो साथ में वेपोरेशन देता था, कार्बन सॉलिड आ जाता था, जब कोई और सॉलिड आता है तो साथ में सब्लिमेशन देता है, बेंजीन देता था तो रेजोनेंस एनर्जी देता था ना। तो वैसे करना है। 65 तक चेक करो कोई। सेवेंटी तक। सिक्सटी एट। तो बॉम्ब कैलरीमीटर में जो एनर्जी आएगी डेल्टा यू आएगा, उसे अब डेल्टा एच में कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। डेल्टा यू हीट इन बॉम्ब कैलरीमीटर, और ये किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी, या फिर अगर हीट कैपेसिटी दी हुई है सीधी कैलरीमीटर की दे देता है कई बार, तो फिर इनटू सीधा डेल्टा टी रहता है। तो चेक करो, इसमें कैलरीमीटर की हीट कैपेसिटी दे रखी है पूरे की 20 किलो जूल्स पर केल्विन, इसका मतलब 1 केल्विन के लिए इतनी हीट है, तो कितने केल्विन राइज हुआ टेम्परेचर, 0.5, इसका मतलब 10 किलो जूल्स हीट निकली है। अब कंबशन लिख लेना ईथेन का, इसे बैलेंस कर लेना, डेल्टा एन जी, ये लिक्विड हो गया, गैस गैस गैस, ये हो गया 1 और 3.5 4.5, ये हो गया 2, तो डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, 4.5 माइनस 2, 2.5।
डेल्टा एच इज सर इक्वल 2 टू माइनस डेल्टा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ना, यस सर -2.5 2 - 4 10 किलो जूल्स है इंटू 1000 डेल्टा एन जी माइनस का आ गया 2.5 इंटू आर इंटू टेम्परेचर कितने केल्विन पे हो रहा है ये 27 पे। ये आ जाएगा, इसे किलो जूल्स बनाने तो डिवाइड 1000 कर देना। आंसर देख लो किसमें किलो जूल्स में है, तो डिवाइड 1000 10 माइनस करोगे सोल्व बेटा इसे 2.5 इंटू 8.3 इंटू 0.3 आपका आंसर आ जाएगा। सेजल क्या प्रॉब्लम आई थी बेटा इसमें? सर आ नहीं रहा आंसर। इसमें बहुत ज्यादा दे रखी है, डेल्टा यू 1000 दे रखी है इसमें 1000, अच्छा 0.3 वो भी है 1 मोल के लिए है ना, यहाँ गलती कर दी हमने। ये सारा कितने के लिए आया है? 0.3 के लिए आया है, आपको आगे 30 ग्राम के लिए भी निकालना है, यहाँ पे गलती कर दी। ये 10 किलो जूल 0.3 के लिए आया है, इथेन का वेट कितना है 30, तो 30 ग्राम के लिए कितना होगा, 100 गुना करना पड़ेगा ना इसे, तो 1000 किलो जूल्स होगा, यहाँ पे 1000 होगा। अब करके देखो आंसर आ रहा है नहीं। ये सर ये बैलेंस सही किया सर इसमें 1000 से कम आ रहा है क्या? सर आंसर। सर उन्होंने 1006 दे रखा है। अरे वो कंबशन है ना, रिलीज करनी है, कंबशन है, कंबशन में डेल्टा साइन क्या होता है, नेगेटिव। ये सर आ जाएगा। लेकिन इसका मेरा आंसर नहीं मैच हो रहा इनसे, इन्होंने 7/2 ले रखा है यहाँ पे, ये वाला देखना 3.5 ले रखा है सर नहीं यहाँ। इसी से आ रहा है सर। ये 6 आ गया जो 2.5 इंटू ये वाला है सर। 6.2 आ गया तो -1000 -1006 आ गया। पीछे चेंज कर लेना बेटा, पीछे रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, पीछे यहाँ पे 3.5 दे रखा है, तो करेक्ट कर लेना। देखो कहाँ गलती की है, इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। यहाँ गलती थी कि 0.3 ग्राम इथेन के लिए था 10 किलो जूल्स, हमें 1 मोल के लिए निकालना है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 30 ग्राम इथेन के लिए कितना होगा, 10/0.3 इंटू 30, इसे सॉल्व करके 1000 किलो जूल्स आ जाएगा। और ये हीट रिलीज होती है हमेशा, अगर रिलीज होती है तो डेल्टा यू का साइन या डेल्टा एच का साइन नेगेटिव लेना है, अपनी तरफ से लेना है डेल्टा यू का साइन। यहाँ भी कंबशन है, याद है ना, वहाँ नेगेटिव लेते हैं। आगे बता दो 80 तक कोई, 90 तक, -72। हीट इवोल्व कितनी होएगी ड्यूरिंग कंबशन? तो पहले तो पता करते हैं कि मीथेन के कंबशन से CO2 बनती है, ईथेन के कंबशन से डबल CO2 बनती है। अगर ये x है तो x लीटर बनती है,
अगर ये y है तो ये 2y बनती है। तो हमारा जो गैसियस मिक्सचर है ये वाला x प्लस वाई है, ये तो कितना है 16.8 लीटर है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो कितनी है x प्लस 2y है, और ये कितना दे रखा है 28 दे रखा है। क्या लग रहा है कोई x और y में रिलेशन आ जाएगा? तो अगर 2 माइनस 1 कर दें ये कट जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 माइनस 16.8, 11.2 है। इसका मतलब 11.2 लीटर तो ये है, और बाकी ये कितना है 28 में से टोटल कितना था 28 नहीं 16.8, 16.8 में से 10.2 ये 5.6। अब ये बेटा पीवी एनआरटी लगा के मोल्स बना लो इनके कितने कितने हैं, है ना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मोल्स बना लो। प्रेशर दिया हुआ है 1, वॉल्यूम मान लो इसका ले ले हम इथेन के लिए 11.2 लीटर आ गया। मोल्स बना लो R.0821, टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री। ठीक है, ऐसे मीथेन के मोल्स बना लो, प्रेशर है 1। मीथेन के लिए वॉल्यूम कितना निकाला है हमने, ये वाला 5.6 इज इक्वल टू N.0821 इंटू 298 मोल्स आ जाएंगे। फिर आपको मान लो ये मोल्स आ गए ए, ये मोल्स आ गए बी, तो आपका कंबशन मीथेन का, मीथेन से एनर्जी कितनी आएगी, एक के लिए 900 है, बी के लिए कितनी है, इथेन के लिए आ जाएगा एक के लिए कितनी है 1400, ए के लिए कितनी, कर लोगे आगे सॉल्व? यस 80 तक देख लो। हंड्रेड तक चेक करो। आगे बेटा कल ले लेते हैं, अगर नहीं किए हुए तो किए हुए आगे। सर इतने ही किए हुए हैं। ऐसे करो टॉपिक 5 से पहले देख लो, कोई और है तो टॉपिक 5 के कल ले लो। नाइनटी नाइन तक चेक कर लो। तुम बता दो इंटीजर टाइप ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से डाले हुए हैं टेस्ट में, तो एटलीस्ट आगे वाले टॉपिक के भी न्यूमेरिक टाइप वाले जरूर कराना कंप्लीट। टॉपिक 5 के कल ले लेते हैं बेटा, 99 तक हो गए एक बार। ठीक है नरेंद्र, बाकी किए हुए हैं बेटा आगे तुमने? सर 117 तक किए हुए हैं। जिसने किए हुए हैं डाउट ले लो, देख लेते हैं एक बार। सर कल ही ले लेना। कल ले ले, यस सर। कल ले लेते हैं। 90 के बाद वाले कल होंगे विदाउट।